नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के आम चुनाव की दिशा तय करेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अनुशासन और एकजुटता के साथ काम करने के लिए सभी नेताओं का आह्वान किए हैं। पार्टी ने यहाँ महाधिवेशन में जारी संकल्प पत्र रायपुर के हुंकार में कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। जी हां, मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि इस वर्ष कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होंगे। हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अनुशासन, एकजुटता और पूरी एकता के साथ काम करना चाहिए। कांग्रेस ने अपने नेताओं से एकजुटता और अनुशासन की अपील ऐसे वक्त की है जब कुछ राज्यों में, खासकर राजस्थान में लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच कलह समय समय पर सामने आती रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या से सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य सरकार को घेर रही, तो सत्ता पक्ष आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के प्रति अपने तेवर और इरादे व्यक्त करते हुए कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ, सीएम योगी के इसी बयान पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह असंसदीय शब्द हैं। पढ़े लिखे आदमी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इससे गुरूर झलकता है। क्राइम कंट्रोल पर कहा कि देश को 50 दिनों में 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इन माफियाओं पर कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के वित्त मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय कुमार चौधरी ने आज कहा कि बिहार दौरे में गृह मंत्री अमित शाह का बयान सिर्फ भाजपा की बेचैनी को दर्शाता है। बिना किसी प्रस्ताव के अमित शाह द्वारा बार बार ये कहना कि नीतीश कुमार को एनडीए में अब नहीं लिया जाएगा केवल भाजपा की मानसिक कुंठा का परिचायक है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोई दाखिले का आवेदन लेकर भाजपा के दरवाजे पर खड़े तो नहीं है, फिर इस बात की मनोग्रांति कहाँ से उपजी है। जी हाँ, विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फिर अमित शाह का ये पूछना कि नीतीश कुमार कब तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे, एवं साथ में ये भी कहना कि नीतीश कुमार लालू को भी धोखा देंगे, भाजपा की छटपटाहट का दूसरा प्रमाण है। चौधरी ने कहा कि राजद और जदयू आपसी समझदारी के तहत साथ हैं एवं महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसी को हड़बड़ी नहीं है, पर भाजपा भविष्य के संभावित नतीजे से परेशानी में है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से पार्टी गदगद है। कांग्रेस ने अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज जल्द शुरू होगा। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा की इस फेज में राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से गुजरात के पोरबंदर तक की यात्रा करेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की तपस्या आगे बढ़ने को लेकर आए बयान के बाद कांग्रेस की ओर से इसके फेज 2 की बात की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से शुरू होगा और ये यात्रा गुजरात के पोरबंदर पहुंचकर संपन्न होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली की शराब नीति के मामले में रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे। राजघाट पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मैं यहां बापू का आशीर्वाद लेने आया हूं। सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं और मैं जेल जाने से नहीं डरता हूँ। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आज तक 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई है।
जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीतिक से अपने संन्यास की खबरों को सिरे से खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि ना वो कभी रिटायर हुई थी और ना ही कभी होगी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ये जानकारी दी है। जी हां, सोनिया गांधी का ये स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि रायपुर में दिए गए उनके भावुक भाषण के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी अब राजनीतिक से संन्यास ले सकती है। इन अटकलों पर रोक लगाने के लिए ही उनका बयान आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन चल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में जारी अर्थव्यवस्था संकट की आंच अब उसके हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुंच चुकी है। जरूरी दवाओं के लिए आम जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व गर्त में जा चुका, जिसकी वजह से जरूरी दवाइयों या फिर दवा बनाने वाले जरूरी सामानों का आयात नहीं हो पा रहा। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में सर्जरी नहीं हो पा रही और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ 2 हफ्ते की दवाएं और जरूरी सामान बचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी और बीएसएफ भारतीय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 मार्च 2023 है। बीएसएफ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों की 26 रिक्तियों की घोषणा की गई है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगे के दौरान दंगाइयों द्वारा एक दवा की दुकान जलाने के मामले में आरोपी बनाए गए 9 लोगों को यहां की अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी साबित करने के लिए एकमात्र गवाह अपर्याप्त हैं और इस प्रकार आरोपी संदेह का लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं। अदालत ने उन आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी जिन पर आरोप था कि वे 25 फरवरी 2020 को भागती बिहार की मुख्य ब्रिजपुरी रोड पर स्थित दवा की दुकान में आगजनी करने वाली दंगाइयों की भीड़ में शामिल थे। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बजट सत्र से पहले विधानसभा में विरोधी पक्ष के नेता अजीत पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई है। इस मौके पर विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे, अनिल परब, सचिन अहीर, अजय चौधरी और अन्य नेता बैठक में मौजूद थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं क्योंकि वे रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट और अन्य नेताओं ने अजीत पवार से फोन पर बात की है और बैठक के फैसलों के लिए समर्थन व्यक्त किए हैं। जी हां, बैठक के बारे में अजीत पवार ने कहा कि जिस तरह बिहार में जातिगत आधारित जनगणना हो रही वैसे ही महाराष्ट्र में भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज बैठक में चर्चा हुई है। किसान कर्ज मुद्दा, आत्महत्या मामला। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के डूब क्षेत्र में बने लगभग 250 घरों को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत अनुविभाग मजिस्ट्रेट की ओर से तोड़ने का नोटिस दिया गया है। क्योंकि क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए अधिकारियों ने अवैध निर्माण के लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम के ग्रैंड आरएस होटल में बाउंसरों की गुंडागर्दी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का तीखा बयान सामने आया है। जी हां, अखिलेश यादव ने मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही लिखा कि प्रदेश में बीजेपी ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। जी हां, बता दें कि गाजियाबाद के होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इंदिरापुरम के ग्रैंड आरएस होटल में बाउंसर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन बाउंसरों पर पार्टी में शामिल लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।